Assalamu alaikum, dear students. I am Fakhr Hayat, Advocate High Court. Dear students, today we will discuss about Punjab Civil Servants Appointment and Conditions of Service Rules 1974. पंजाब गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी सर्विस को जो है कंप्लीट सर्विस के जितने पैरामीटर्स होते हैं, अपॉइंटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक के जितने मामलात हैं वो सारे के सारे पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 और पंजाब सिविल सर्वेंट रूल्स 1974 में मेंशन हैं। आज हम पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम डिस्कस करेंगे पंजाब सिविल सर्वेंट रूल्स 1974। तो डी स्टूडेंट्स, अगर आप ये लेक्चर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आपका पहले आपने कभी सिविल सर्विस रूल्स के बारे में नहीं पढ़ा, बिल्कुल आप फ्रेश स्टूडेंट हैं लॉ के, तो मैं आपको बताता चलूं कि सिविल सर्विस रूल्स का मतलब सिंपल अल्फाज में ये है कि जिस महकमा में आप जा रहे हैं अपॉइंटमेंट लेकर, जिस महकमा में आप जॉब करने जा रहे हैं, उस महकमे में रिक्रूटमेंट के आपको जॉब देने के कुछ असूल व ज़वाबत हैं सिंपल अल्फाज में। ठीक है, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो स्टेप वाइज बयान कर दिए गए हैं कि अगर कोई पर्सन सरकारी मुलाजम बनना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब में आना चाहता है, तो गवर्नमेंट के जिस डिपार्टमेंट को वो ज्वाइन करना चाहता है उस डिपार्टमेंट की फला रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इस तरीके से रिक्रूटमेंट होगी, इस तरीके से वो अपनी सर्विस इंजॉय करेगा, इस तरीके से वो अपनी उसकी जो है वो प्रमोशन होगी, इस तरह से उसकी ट्रांसफ़र होगी, किस तरह से उसकी जो है डेपुटेशन हो सकती है, किस तरह से वो अपने महकमे में लाइन के तौर पर वापस आ सकता है, किस तरह से उसका इंक्रीमेंट होगा, क्या उसके अलाउंसेस होंगे, किस एज में वो रिटायर हो सकता है, रिटायरमेंट के बाद वो जॉब कर सकता है नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट होने से जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, आप गवर्नमेंट जॉब का पार्ट बन जाते हैं, आप डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, उस दिन से आप सिविल सर्वेंट कहलाते हैं या फिर पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपने कोई भी किसी भी महकमे में आप जॉब कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट में, तो आप पर कौन से रूल्स जो हैं वो लागू हैं, कौन से रूल्स जो जॉब आप कर रहे हैं वो आप किस रूल्स के तहत कर रहे हैं, वो रूल्स हैं पंजाब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। सर्विस का मतलब होता है खिदमत। अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के लिए सर्व करना चाहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट की आप खिदमत कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो आपकी वो जो सर्विस है उसके कुछ असूल व ज़वाबित हैं, कुछ रूल्स हैं, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हैं प्रमोशंस, ट्रांसफ़र्स, रिटायरमेंट, ठीक है, डेपुटेशंस। ये 5-6 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको रूल्स बनाकर मेंशन कर दिया गया है। डियर स्टूडेंट, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं और आप सिविल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और अगर सिविल की प्रैक्टिस में भी फर्दर आप स्पेशलाइजेशन में जाएं, आप सर्विस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सर्विस रूल्स की, गवर्नमेंट मुलाजमीन को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ड्यूरिंग द सर्विस कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो सिविल सर्विस रूल्स 1974 को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरी बात, ये तो मैंने उनके लिए बताया जो सिविल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और इसके अलावा अगर आप खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो फिर भी आपके लिए सिविल सर्विस रूल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब डिपार्टमेंट में जाएंगे, आपकी किस तरह से सिलेक्शन होगी, किस तरह से आप कितने टेन्योर में आप सेकंड स्टेप पर चले जाएंगे, कितने टेन्योर में आप जो है आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपकी प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होगा, क्या आपको कोई इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, या फिर आपके जो ACRs हैं उनकी बेसिस पर, आपके जो परफॉर्मेंस हैं उनकी बेसिस पर आपकी प्रमोशन होगी। इन तमाम सवालों के जवाब पंजाब सिविल सर्वेंट रूल्स 1974 में अवेलेबल हैं। इसलिए किसी भी सरकारी मुलाजम को या किसी भी अच्छे वकील को जो सिविल की प्रैक्टिस कर रहा है, सिविल सर्विस रूल्स 1974 को
इसकी जो रूल्स हैं उसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जितने आपके सवाल हैं, ट्रांसफ़र के इश्यूज हैं, पोस्टिंग के इश्यूज हैं, आपकी प्रमोशंस के इश्यूज हैं, आपकी एडहॉक हैं, एडहॉक बेसिस पे मुलाजमीन को भर्ती किया गया था गवर्नमेंट ने और परमानेंट नहीं किया, वो हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। ठीक है, इसके बाद किसी सरकारी मुलाजिम की कटौती हो रही है, ठीक है, या किसी सरकारी मुलाजिम को इशू है तो वो PST FST में जा रहा है, प्रोविंशियल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में जा रहा है। ठीक है, तो इन तमाम इश्यूज जो हैं ये आपको इन इश्यूज की बेसिस क्या है, सिविल सर्विस ने कौन कौन से रूल्स बना रखे हैं, ठीक है, पंजाब सिविल सर्विस ने, तो वो तमाम के तमाम आपको डिस्कस करके वजाहत की जाएगी पंजाब सिविल सर्विस रूल्स 1974 में। तो आए डी स्टूडेंट, इसको हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब सिविल सर्वेंट्स जो है इसके टोटल 33 रूल्स हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहे हैं टोटल 33 रूल्स हैं। लेकिन पंजाब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1974 ये काफी लेंथी एक कोड है, एक लेंथी मजमुआ है। ठीक है, इसको अगर आप बुक फॉर्म में देखें या आप गूगल से PDF में डाउनलोड करें तो राउंड अबाउट 212 पेजेस पर ये पूरे पूरे रूल्स मेंशन हैं। उसमें काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, जिस तरह से मैं एक्टिंग चार्ज की बात करूं या ट्रांसफ़र की बात करूं, डेपुटेशन की बात करूं, सीनियरिटी की बात करूं, तो सीनियरिटी, यू सपोज दैट सीनियरिटी इज अ कंप्लीट चैप्टर। सीनियरिटी एक कंप्लीट चैप्टर है, इसके अंदर काफ़ी सारे सब जो है सब रूल्स हैं, सब पॉइंट्स हैं, किस तरह से कौन कौन से मुलाजमिन की सीनियरिटी का राइट किसके पास है। अगर जूनियर प्रमोट हो जाता है, सीनियर प्रमोट नहीं होता, तो सीनियरिटी में इश्यूज तो आ गया। अब दोनों का डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट लेकर वो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी के पास जाएंगे, फिर वो डिपार्टमेंट को फैसला करेगा, तो फिर वो अपनी प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल पे जाएंगे, वहां पर भी मुतमिन नहीं होगा, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एक जो रूल आपको नजर आ रहा है, ये इनफैक्ट एक पूरा पूरा चैप्टर है। ठीक है, अगर इसको हम बहुत डिटेल में जाकर पढ़ें तो जितने आपके 33 रूल्स बनते हैं टोटल, इनका कंप्लीट एक एक चैप्टर बनता है। इस तरह से टोटल 33 चैप्टर्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन बजाय कि इसके इसके पूरे के पूरे 33 चैप्टर के 33 वीडियो लेक्चर्स बना दिए जाएं, मैंने एक एक रूल्स को पढ़ के, एक एक रूल्स को रिसर्च करके आप लोगों के लिए वो वाला डाटा कलेक्ट किया है जो काम का है। ठीक है, वो वाला नॉलेज जो आपको जानना इंतहाई जरूरी है। अगर आप एक्टिंग चार्ज पढ़ रहे हैं, अगर आप अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं, प्रोबेशन पीरियड पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं अभी आपको बताता जाऊंगा। आप काम ये करें कि आप पंजाब सिविल सर्वेंट रूल्स अगर आपके पास किसी बुक फॉर्म में मौजूद हैं तो वो आप अपने सामने रख लीजिए। जैसे जैसे कंप्लीट करूंगा मैं रूल्स, आप वहां पर टिक करते जाएं। और अगर आपके पास नहीं है तो गूगल से डाउनलोड कर लें, PDF की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ये मैंने मेन रूल्स के नाम बता दिए। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे सिविल सर्विस रूल्स का अगर कोई आपसे क्रक्स पूछे, आपसे कोई पर्सन पूछे कि भाई मुझे सिर्फ 2 मिनट में बता दो कि पंजाब सिविल सर्वेंट रूल्स हैं क्या, तो आपने बताना है कि भाई आपकी जॉब, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आपकी अपॉइंटमेंट से लेके रिटायरमेंट तक के जितने गवर्नमेंट जॉब के अंदर के मामलात हैं वो सारे के सारे आपके सर्विस रूल्स हैं। और वो सर्विस रूल्स 1974 में एक एक करके सारे रूल्स बयान कर दिए गए हैं। वो आगे से पूछ सकता है कौन कौन से मामला हो सकते हैं, आपने कहना है ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, प्रमोशन, सीनियरिटी, प्रोबेशन, डेपुटेशन एटसेट्रा। अंडरस्टैंड? तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस पूरे के पूरे एक्ट को, जो कि राउंड अबाउट 220 या 200 प्लस पेजेस का आपके पूरे का पूरा रूल था, मैंने कोशिश की है कि मैं एक ही वीडियो लेक्चर में, ठीक है, आपका टाइम भी सेफ हो, मेरा टाइम भी सेफ हो, एक ही वीडियो लेक्चर में आपको वो तमाम क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, ठीक है, काम की बात आपको बताऊं जो इस पूरे चैप्टर में डिस्कस होगी, एक ही रूल में डिस्कस होगी। बजाय कि हम 30 लेक्चर बनाए, हम एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह अपना सारा काम अच्छे तरीके से मुकम्मल करेंगे और पंजाब सिविल सर्वेंट रूल्स 1974 आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और अगर आप किसी एग्जाम के लिए इनको तैयार करना चाहते हैं तो फिर भी आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। तो डी स्टूडेंट्स, आए हम सब स्टार्ट करते हैं
पंजाब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1974। रूल नंबर 1, दिस रूल में बी कॉल्ड पंजाब सिविल सर्वेंट रूल्स 1974। पॉइंट नंबर 2, सॉरी रूल नंबर 2 में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जिस तरह से प्रोबेशन क्या होता है, सर्विस क्या होती है, ठीक है। तो वो छोटी सी डेफिनेशंस हैं, बिल्कुल आसान है, खुद देख लीजिएगा। रूल नंबर 3, अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशंस। देखिए, जब भी आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं, तो जिस दिन से आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है, उस डेट के एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसके बाद आपको प्रमोट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 17 स्केल में ज्वाइन किया है, सपोज दैट पीएमएस को आपने ज्वाइन किया, या फिर आपने 17 स्केल में कोई लेक्चरर को ज्वाइन किया है, तो हर डिपार्टमेंट की प्रमोशनल स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, बट रूल्स यही वाले फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस, कोई भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो हर डिपार्टमेंट के कुछ अपने रूल्स होंगे, बट जो एक नेचुरल कोड है, नेचुरल सिविल रूल्स है, वो यही है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे थे अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशंस की, आपकी अपॉइंटमेंट के बाद हर डिपार्टमेंट का, अगर हम बात करें किसी 17 ग्रेड की, तो एक जो नॉर्मल है रूटीन, वो 5 साल है, कि अगर एक 17 स्केल में किसी एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था और 5 साल के बाद वो एलिजिबल है प्रमोशन के लिए, तो उसके लिए प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या है। तो प्रमोशन का क्राइटेरिया डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। ये तमाम बातें मैं जो बोल के आपको बता रहा हूँ, ये आपके सिविल सर्विस रूल्स में पॉइंट बना के लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्ट आपको एक हेडिंग नजर आ रही है, लेकिन जो मैं बोल के आपको बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स हैं, यानी इस पॉइंट की डिटेल जो है वो मैं सारी आपको बोल के बता रहा हूँ। तो 5 इयर्स एक जनरल क्राइटेरिया है कि 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन आपकी प्रमोशन कंफर्म नहीं है, वो डिपेंड कर दिया कि प्रमोशन का कंप्लीट क्राइटेरिया क्या है। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। किसी डिपार्टमेंट में प्रमोशनल एग्जाम होते हैं, उसकी बेस पर भी उसके नंबर शामिल होते हैं कि आप, अगर आपकी सर्विस 5 ईयर कंप्लीट हो गई है, तो आप 18 स्केल के लिए कंपटीशन के एग्जाम में बैठ जाएं, जो आपका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होगा उसमें बैठें। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इस बेस पर ही नहीं कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, उसमें और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, आपने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो नहीं की, आप किसी केस में कोई सजा याफ्ता तो नहीं है, इस तरह ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। आर यू अंडरस्टैंड। रूल नंबर 4, सिलेक्शन बोर्ड या प्रमोशन कमेटी। तो हर डिपार्टमेंट के कुछ अपने सिलेक्शन बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी होती है, ठीक है जी। एजुकेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है, इस तरह से पुलिस में भी और हेल्थ में भी हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वहाँ ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, उनकी प्रमोशंस के कौन देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी देखती है। डिस्ट्रिक्ट, उसको डीपीसी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन कमेटी, ठीक है। और जो 17 से ऊपर पर ग्रेड 18, 19, 20 के एम्प्लॉइज हैं, उनको पीएसबी देखता है, पीएसबी, प्रोविंशियल सर्विसेज बोर्ड, ठीक है, पीएसबी, प्रोविंशियल सर्विस बोर्ड, ठीक है। तो डी स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं। रूल नंबर 5, अपॉइंटिंग अथॉरिटीज। अपॉइंटिंग अथॉरिटी का मतलब है वो वाली अथॉरिटीज जो आपकी अपॉइंटमेंट जिनकी वसीले से की जाती है। वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकती है, वो नेशनल टेस्टिंग सर्विस हो सकती है, या फिर डिपार्टमेंट खुद भी एग्जाम ले सकता है। ये भी, इसके जो रूल्स हैं वो भी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करते हैं। अगर हम पंजाब में गवर्नमेंट मुलाजमिन की बात करें तो काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से अनाउंस की जाती हैं, ठीक है जी। तो लेकिन कंप्लीट जॉब्स पीपीएससी के ज़रिए अनाउंस नहीं की जाती। काफ़ी सारी जो कांस्टेबल लेवल की या लो लेवल की जॉब्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ खुद ही उनको कंडक्ट करती है। नंबर 6 पे प्रोबेशन पीरियड, जो एक नॉर्मल प्रोबेशन पीरियड बताया गया है वो 2 साल है, लेकिन ये भी वेरी करता है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। किस डिपार्टमेंट में 1 साल है, किसी में 2 साल है। आपकी जॉब होने के बाद
नंबर 7 है लाइन। लाइन एक किस्म का राइट है। लाइन का मतलब ये होता है कि आप पुलिस में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पुलिस में जॉब करते करते आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, और या फिर हायर अथॉरिटी ने आपको पुलिस से ट्रांसफर कर दिया FIA में, ठीक है, 3 साल के लिए। वो जो आपकी डेपोटेशन की गई 3 साल के लिए, उसको कहते हैं डेपोटेशन, आपको जो ट्रांसफर किया गया। लेकिन आपका जो ओरिजिनल महकमा है, जो आपका ओरिजिनल डिपार्टमेंट है, वो पुलिस डिपार्टमेंट है। तो पुलिस डिपार्टमेंट में आपको वापस आने का राइट आपके पास अवेलेबल है। अगर आपने नए महकमे में जाके कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं किया, कोई सजा याफ्ता अगर आप नहीं हुए, तो अपने महकमे में वापस आने का जो राइट है उसको कहते हैं लाइन, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड? रूल 8 सीनियोरिटी। सीनियोरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। अगर पंजाब की चले बात करें, प्रोविंशियल लेवल पर भी बात करें, तो सीनियोरिटी को लेकर जो अथॉरिटीज हैं उनके पास बहुत सारे केसेस की लिस्ट लगी हुई है। उसकी वजह यह है कि डिपार्टमेंट और डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट कैडर्स में जो तकसीम किया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। किस तरह से एक गवर्नमेंट का जो मुलाजिम होता है वो एक कैडर में है, दूसरा किसी और कैडर में है, तो जो जूनियर कैडर वाला है सम टाइम वो प्रमोट हो जाता है। या एक ही डिपार्टमेंट की बात करें तो जूनियर प्रमोट हो रहा है, सीनियर वैसे बैठा हुआ है, ठीक है, सीनियर डिसमिस हो गया था, पीछे से जूनियर प्रमोट हो गया। इस तरह के काफी सारे इश्यूज हैं, ठीक है। तो सीनियोरिटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए गए हैं कि सीनियोरिटी किस बेस पे होगी। सीनियोरिटी का सबसे पहला रूल तो यह है कि जो पर्सन डिपार्टमेंट को पहले ज्वाइन करता है वो सीनियर होता है, ठीक है। अगर किसी पुलिस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 500 मुलाजमीन हैं, तो जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया था वो सीनियर्स हैं, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया वो जूनियर हैं, ठीक है। एक पहला इसकी एक जनरल जो क्राइटेरिया ये है कि सीनियरिटी का। दूसरी बात, इसके और भी काफी सारे पैरामीटर्स हैं कि अगर किसी पर्सन की जो है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है और वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर, SCR की बेस पर जल्दी प्रमोट हो जाता है, अपने सीनियर से आगे निकल जाता है, तो वो फिर सीनियर को क्रॉस कर जाता है, फिर वो जूनियर नहीं रहता, फिर वो सीनियर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जूनियर सीनियर को लेकर गवर्नमेंट के जो महकमा जात हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर काफी सारी जंगें जारी रहती हैं। इसको डिपार्टमेंटल वार भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं? काफी सारे इश्यूज हैं। कुछ लोग काम नहीं करते, उनकी ACR अच्छी नहीं होती, लड़ते रहते हैं अपने सीनियर से, या फिर डिसमिस हो जाते हैं, एंटी करप्शन केसेस उनके ऊपर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रमोशन रुक जाती है, या फिर अपनी पोस्ट से भी वापस डीमोट हो जाते हैं। 17 में बैठे थे वापस 16 में चले गए, 18 में बैठे थे वापस 17 में चले गए, 18 में हो गए थे प्रोबेशन कंप्लीट में, प्रोबेशन में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, वापस 17 में चले गए। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो जनरल बाजी जो पहले आता है वो सीनियर है, लेकिन सीनियोरिटी की और भी एक कंप्लीट लिस्ट है जो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। नेक्स्ट है जी डेपुटेशन या ट्रांसफर। डेपुटेशन का मतलब ये होता है, अगर आप पुलिस में काम कर रहे हैं तो आपको किसी रेलेवेंट एजेंसी में जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डेपुटेशन। तो डेपुटेशन मैक्सिमम 3 साल के लिए होगी, इसके ज्यादा नहीं दी जा सकती, ठीक है जी। उसके बाद है एक्टिंग चार्ज। एक्टिंग चार्ज का मतलब ये होता है कि आप किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि आपका जो सीनियर है उसकी सडन डेथ हो गई है या उसकी ट्रांसफर हो गई है, तो पोस्ट वेकेंट है। और अगर पोस्ट 6 महीने से ज्यादा वेकेंट रहती है तो हायर अथॉरिटी के पास एक ऑप्शन होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोई भी सीनियर मोस्ट सीनियर पर्सन बैठा हुआ है उसको उस पोस्ट का एक्टिंग चार्ज दे देते हैं, ठीक है। वो एक्टिंग चार्ज कितने अरसा के लिए होता है? वो एक्टिंग चार्ज उतने अरसा के लिए होता है जब तक उस पोस्ट पर ओरिजिनल पर्सन नहीं आ जाता जो उसके लिए फिट है, ठीक है, जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगर आप ग्रेड 17 में हैं और आपको एक्टिंग चार्ज दे दिया ग्रेड 18 का, तो जब तक ग्रेड 18 का
ऑफिसर नहीं आ जाता तब तक के पास आपके पास एक्टिंग चार्ज है, चाहे वो 10 दिन का है, चाहे वो 10 महीने का है, चाहे वो 6 महीने का है। आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है जी अपॉइंटमेंट ऑन करंट चार्ज। करंट चार्ज का मतलब ये है कि आप अगर किसी पोस्ट पर बैठे हैं उसका चार्ज आपके पास है, ठीक है, तो पॉसिबल है कि जिस पोस्ट का चार्ज एक्टिंग चार्ज आपको दिया गया था उस पोस्ट पर आपको आपकी अपॉइंटमेंट कर दी जाए, ठीक है, आपको प्रमोट कर दिया जाए। नेक्स्ट है जी ऑफिशिएटिंग बेसिस। कुछ ऑफिशियल ऑर्डर्स गवर्नमेंट इशू करती है कि फलां पर्सन को फलां पोस्ट दे दी जाए। नंबर 13 इनिशियल अपॉइंटमेंट। इनिशियल अपॉइंटमेंट एक रिक्रूटमेंट जिस तरह से आपकी होती है। अब जब किसी भी महकमे को आप इनिशियली तौर पर ज्वाइन करते हैं तो जो कंप्लीट जिस तरह से आपने रिटन एग्जामिनेशन पास किया, अप्लाई किया, ठीक है, आपने फिर मेडिकल करवाया, ये सारा, तो इस तरह की जितनी भी अपॉइंटमेंट होती हैं इनको क्या कहते हैं? इनिशियल अपॉइंटमेंट्स। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपकी अपॉइंटमेंट किसी और महकमे में कर दी जाती है तो वो भी एक किस्म की अपॉइंटमेंट है, उसको कहेंगे ट्रांसफर अपॉइंटमेंट। अंडरस्टैंड? या फिर आप उसको कहेंगे डेपुटेशन ट्रांसफर अपॉइंटमेंट। तो ये डिफरेंस है इनिशियल अपॉइंटमेंट और डेपुटेशन का। नंबर 14 रिक्रूटमेंट अंडर 17A। 17A एक रूल है, पंजाब गवर्नमेंट ने ये बनाया है कि अगर कोई सरकारी मुलाजम ड्यूरिंग द सर्विस फौत हो जाता है तो उसके जो बच्चे हैं उनमें से किसी भी एक बच्चे को क्लरिकल लेवल की जूनियर क्लर्क की जो जॉब है वो ऑफर की जाएगी और उसका राइट है कि जिस महकमे में उसका बाप जॉब करता था वो फौत हो गया तो उसी महकमे में वो जो बच्चा है उसके किसी एक बच्चे को, सब बच्चों को नहीं, किसी एक बच्चे को जो इस काबिल है उसको जूनियर क्लर्क की पोस्ट या कोई भी लो ग्रेड की पोस्ट दे दी जाएगी। ये ग्रेड 17A का इसको रूल कहते हैं। नंबर 15 है क्वालिफिकेशन मेडिकल एंड डोमिसाइल। ये कुछ बेसिक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, इंटरव्यू हो जाएगा, सब कुछ आपकी रिकमेंडेशंस हो जाएगी, तो फिर आपकी ये सब कुछ देखा जाएगा। क्वालिफिकेशन पास करके आगे फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका डोमिसाइल देखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने जमा करवानी होती हैं। तो आपका जो आप डोमिसाइल के ऊपर भी पूरा एक लेंथी लेक्चर बन सकता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है उस डिस्ट्रिक्ट में आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ डिटेल है, उसकी जरूरत नहीं है। नंबर 16 वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ बिफोर ज्वाइनिंग। अब ज्वाइन करने से पहले आपकी जो कैरेक्टर की सर्टिफिकेट होता है, मतलब कुछ तो कहते हैं कि अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट से लेकर आए, और कुछ आपकी जर्नल आपके कैरेक्टर की इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस या फिर आपकी स्पेशल ब्रांच करती है, और स्पेशल ब्रांच को ये ऑर्डर होता है कि वो डिपार्टमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो बनाकर, आपकी रिपोर्ट बनाकर महकमे को भेजे। अंडरस्टैंड? नंबर 17 एडहॉक अपॉइंटमेंट्स। एडहॉक अपॉइंटमेंट्स का मतलब ये होता है कि एजुकेशन, मिसाल के तौर पर एजुकेशन, किसी डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन टीचिंग की अगर हम बात करें तो टीचिंग की 500 वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है कि गवर्नमेंट परमानेंट जो टीचर्स हैं उनको हायर करे और उनका प्रोसेस करे। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि गवर्नमेंट ये सोचती है कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए एडहॉक पर कुछ मुलाजमीन को भर्ती करते हैं, ठीक है। और एडहॉक पर भर्ती करने के बाद क्या करेंगे, 2 साल का जब उनका टाइम पीरियड होगा, 2 साल बाद उनको क्या करेंगे, फारिग कर देंगे। तो ये जो एडहॉक की अपना टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी पहले बताई जाती हैं कि ये वाली जॉब सिर्फ 2 साल के लिए है, ठीक है। या फिर एडहॉक की ये सूरत हाल भी हो सकती है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में 8 से 10 वैकेंसीज खाली हैं, कोई सडन डेथ हो गई थी किसी की, या कोई फॉरेन कंट्री चला गया ट्रांसफर पोस्टिंग डेपुटेशन पर, या फिर अदर केसेस में। तो जो डिफरेंट वैकेंसीज खाली पड़ी हैं वहां पर जो अथॉरिटी होती है वो कुछ अरसा के लिए, जब तक वो ओरिजिनल बंदा वापस नहीं आ जाता अपनी पोस्ट पर, एडहॉक पर मतलब एक प्राइवेट तौर पर उसको 2 साल के लिए, 3 साल के लिए उसको रख लेती है, ठीक है। लेकिन एडहॉक को लेकर भी पाकिस्तान में, इंडिया, मुख्तलिफ डिफरेंट कंट्रीज में बहुत बड़े इश्यूज रहते हैं। एडहॉक एम्प्लॉइज जब आकर डिपार्टमेंट में जॉब स्टार्ट कर देते हैं
2-3 साल अपने गुजार लेते हैं, तो जब उनका टेन्योर खत्म होने लगता है वो स्ट्राइक शुरू कर देते हैं, सड़कों पर निकल आते हैं। वो कहते हैं कि हमें 3 साल के लिए तो आपने रखा है, अब हम हमारी एज गुजर गई है, हम और कोई जॉब नहीं कर सकते, तो अब हमें परमानेंट करें। तो आपने डिफरेंट शहरों में, लाहौर, कराची, मुख्तलिफ जगहों पर आपने मुलाजमीन का बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि लोग स्ट्राइक कर रहे हैं कि हम एडहॉक बेसिस पर आए हैं, हमें परमानेंट किया जाए, हमें रेगुलर किया जाए। अब एडहॉक एम्प्लॉइज को रेगुलर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? जनरल रूल तो यह है कि एडहॉक मुलाजमीन को रेगुलर नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर एडहॉक मुलाजमीन को किसी स्पेशल नोटिफिकेशन के, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर के नोटिफिकेशन के या चीफ सेक्रेटरी के नोटिफिकेशन पर अगर परमानेंट किया जाएगा तो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगी, ठीक है, वो फॉलो करना होगी, फिर ही उनको किया जा सकता है। उसके बाद है जी रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन में कुछ एज की रिलैक्सेशन है, जो सेक्शन रूल 18 और रूल 21 को मिलाकर पढ़ते हैं। रिलैक्सेशन में एज आ जाती है, अपर एज लिमिट आ जाती है, कुछ कास्ट के इश्यूज आ जाते हैं, कुछ डिसेबल्स के इश्यूज आ जाते हैं। डिसेबल्स को कितनी एज लिमिट देनी है, नॉर्मली उनको एज लिमिट ज़्यादा दी जाती है, फीमेल्स को एज लिमिट ज़्यादा दी जाती है, ठीक है। तो ये मतलब है आपका रूल नंबर, अपर एज लिमिट जो है, इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है जी। हिस्ट्री ऑफ अमेंडमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री ऑफ अमेंडमेंट्स में ये देखें, ये तकरीबन जो सिविल सर्विस रूल्स हैं, इसकी अमेंडमेंट्स हर साल आती रहती हैं। जो भी गवर्नमेंट, जो भी पॉलिटिशियन हमारे गवर्नमेंट में आते हैं, वो आते ही अपने वोट इंक्रीज, अपना वोट बैंक बनाने के लिए, सरकारी मुलाजमीन को अपने साथ मिलाने के लिए डिफरेंट किस्म की अमेंडमेंट्स करते रहते हैं। कोई हुकूमत आती है तो वो एडहॉक को परमानेंट करके चली जाती है, कोई हुकूमत आती है तो उनको निकाल के चली जाती है, कोई हुकूमत आती है तो वो मुलाजमीन के कुछ जो प्रमोशंस हैं उनको करके चली जाती है, कुछ डिमोट करके चली जाती है। इस तरह के जो पंगे हैं वो चलते रहते हैं। इसलिए अमेंडमेंट्स की एक पूरी लिस्ट है जो राउंड अबाउट 50 to 100 पेजेस की है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नंबर 20, फ्रेमिंग ऑफ रूल फॉर सिविल सर्विस। सिविल सर्विस के जो रूल्स है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती है। नंबर आगे है जी, ये हो चुका है। 22 है अपर एज लिमिट्स। अपर एज लिमिट्स, एज रिलैक्सेशन हमने पहले ही देख लिया है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट है और डिफरेंट लोगों के लिए भी डिफरेंट है, डिसेबल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, अंडरस्टैंड। इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। 23 है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, पीएसबी, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रोविंशियल सर्विस बोर्ड है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट अथॉरिटीज हैं जो अपने ग्रेड 18 ऊपर के मुलाजमीन को ट्रांसफर प्रमोशंस का राइट रखती हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स की हम जहाँ तक हमने बात की है, यहाँ आपने बात की थी इनिशियल अपॉइंटमेंट्स की, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग की, प्रमोशन पोस्टिंग्स की, जो डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स होंगी उसकी वजाहत आपको पहले बता चुका हूँ। 25 एडहॉक अपॉइंटमेंट्स। एडहॉक अपॉइंटमेंट की बात ऊपर मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, इसमें डिफरेंट कोई इतना खास नहीं है, सिर्फ डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। यहाँ पर अगर बात हुई है 1 से 16 के ग्रेड की, तो यहाँ पर बात हो रही ग्रेड 18 से ग्रेड 21 के मुलाजमीन की। आगे आ गया चैप्टर प्रमोशंस का। तो प्रमोशंस का क्राइटेरिया होता है कंप्लीट। अगर आप कंप्लीट क्राइटेरिया आप मीट करते हैं तो फिर आपकी प्रमोशन होती है, ठीक है। जिस तरह से डिपार्टमेंटल एग्जाम आपका होगा, उसको क्वालिफाई करेंगे, प्रीवियस आपके जो बैकग्राउंड्स हैं वो देखा जाएगा। तो इस तरह से पूरी अगर आप वो क्वालिफिकेशंस मीट करते हैं तो फिर आपकी प्रमोशन होगी नेक्स्ट ग्रेड में। तो परफॉर्मा प्रमोशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक नई चीज़ है आपके समझने के लिए। परफॉर्मा प्रमोशंस। परफॉर्मा प्रमोशंस बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि एक ही डिपार्टमेंट में कुछ लोग जिन्होंने डिपार्टमेंट को पहले ज्वाइन किया वो सीनियर हैं, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया वो जूनियर हैं। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि सीनियर के ऊपर किसी किस्म की एलिगेशन लग गई, सीनियर डिसमिस हो गया, सस्पेंड हो गया 2 साल 3 साल के लिए, ठीक है। तो पीछे से वो जो जूनियर था उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उसका टेन्योर पूरा हो गया, तो जूनियर जो है वो ट्रांसफर हो गया, मतलब है वो क्वालिफिकेशन करके प्रमोशन के एग्जाम देके वो प्रमोट हो गया ग्रेड 18 में, सपोज दैट। अब उसका जो सीनियर था ये उसका सीनियर बन गया, यानी हुआ क्या, जूनियर सीनियर बन गया और सीनियर जूनियर बन गया, उल्टा हो गया। लेकिन परफॉर्मा प्रमोशन ये कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि अगर जब तक कोई बंदा सजा याफ्ता नहीं हो जाता तब तक उससे सीनियरिटी का राइट, प्रमोशन का राइट आप नहीं छीन सकते। मिसाल के तौर पर अगर कोई गवर्नमेंट का मुलाजम
जो 17 स्केल में बैठा था वो 5 साल के लिए सस्पेंड हो गया था, और सस्पेंशन के दौरान देखा गया तो उसको जब वो वापस आता है अपनी पोस्ट पर, तो उसका जो राइट था, उसका जो टेन्योर था प्रमोशन का, वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि मेरी प्रमोशन नहीं हुई, मेरे से जो जूनियर था वो प्रमोट हो चुका है, अब मुझे अपने जूनियर को जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा, यानी मुझे अपने जूनियर को बॉस कहना पड़ेगा, सर कहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने, सिविल सर्विस रूल्स ने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है परफॉर्मा प्रमोशन का। तो परफॉर्मा प्रमोशन क्या कहती है कि अगर आपके साथ इस तरह का सीन हो जाता है तो आप फटाफट जब आप अपने डिपार्टमेंट में वापस आते हैं तो आप एक परफॉर्मा प्रमोशन के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है, परफॉर्मा प्रमोशन के तहत फिर अगर आपको देखा जाता है कि आपने कोई ग्रॉस नेग्लिजेंसी नहीं की, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं की, तो फिर आपको भी प्रमोट कर दिया जाएगा, आपको आपके जूनियर के अंडर नहीं रहने दिया जाएगा। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको कहते हैं परफॉर्मा प्रमोशंस। आगे है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का आपको पता है, या तो 25 साल सर्विस हो या फिर 60 ईयर्स के जो। आगे है री एम्प्लॉयमेंट। री एम्प्लॉयमेंट वही बात है, आप गवर्नमेंट की दोबारा जॉब नहीं कर सकते, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसका नोटिफिकेशन इशू करेगी, और मैक्सिमम अगर आप 60 साल में रिटायर हो रहे हैं तो सिर्फ 3 साल के लिए आपको री एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है गवर्नमेंट सेक्टर में, इफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलाउस। ठीक है, उसके बाद सीनियरिटी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट है ट्रांसफर। देखिए, ट्रांसफर डिपेंड करता है जहां पर कोई पोस्ट क्रिएट हुई है, जहां पर कोई वैकेंसी खाली है, या ट्रांसफर जो है सिविल सर्विस रूल्स के मुताबिक आप एक जो ग्रेड 18 और ऊपर की जो है आपकी पोस्ट, वहां पर रूल यह है कि आप 3 साल तक एक सिटी में या एक जो आपका लोकल जहां पर आप बैठे हुए हैं एक सिटी में आप रह सकते हैं, एक पोस्ट पर आप रह सकते हैं, एक सिटी को आप सर्व कर सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को। 3 साल के बाद आपको ट्रांसफर होना होगा। ये कुछ इस तरह से ट्रांसफर के रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर बताए गए हैं। तो ट्रांसफर आपकी अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी, ट्रांसफर 3 साल बाद होगी, ट्रांसफर ऐसे होगी, एटसेट्रा। कुछ मिसलिनियस हैं, कुछ मिक्स बातें हैं। और आखिरी बात है, आखिरी रूल है जी, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस पीएमएस प्रोबेशनर्स के लिए, जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस का एग्जाम पास करके आते हैं और ग्रेड 17 में अपॉइंट होते हैं, उनके लिए एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है प्रोविंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें वो अपनी ट्रेनिंग्स करते हैं। इनकी 6 माह की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, 6 माह की ट्रेनिंग के बाद 1 मंथ का इनका जो है वो सेक्रेटरिएट में इनकी अटैचमेंट होती है, फिर 3 महीने के लिए फील्ड में इनकी अटैचमेंट होती है। तो इस तरह से पीएमएस के जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया पीएमएस प्रोबेशंस का। तो इनकी प्रोबेशंस होती है, इनकी जो मैं बता रहा हूँ उसकी, सॉरी, आपको 6 महीने 6 मंथ की इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं। ये 3-4 बातें जो मैंने आपको बताई यहाँ पर मेंशन की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका पंजाब सिविल सर्वेंट्स रूल्स एंड रूल्स 1974 है, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर इस कंप्लीट रूल्स को अगर हम एक नज़र देखें तो देखें इनमें जो पूरे के पूरे सिविल सर्विस रूल्स में बातें बार बार डिस्कस हुई हैं वो 3 से 4 बातें हैं। प्रमोशन डिस्कस हो रही है जिसका सबसे ज्यादा इशू है, सीनियरिटी डिस्कस हो रही है जिसका सबसे ज्यादा इशू है, एडहॉक बेसिस पर मुलाजमीन को कंफर्म नहीं किया जा रहा है, जो इश्यूज हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मल क्राइटेरिया क्या था जब आप सर्विस में आए थे, मेडिकल करवाना था नहीं करवाना था, अपर एज रिलैक्सेशन, वो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। इसलिए इस पूरे एक्ट के जो हॉट टॉपिक्स आप जिनको कह सकते हैं, तो हॉट टॉपिक्स में आपका सीनियरिटी आ जाता है जिसके इश्यूज हैं, प्रमोशन आ जाता है, एडहॉक एम्प्लॉयमेंट आ जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका पीएमएस आ जाता है, सीनियरिटी, ट्रांसफर और परफॉर्मा प्रमोशंस। तो ये जो हॉट टॉपिक्स हैं, जो हॉट मैंने आपको बताए हैं, 7 से 8 टॉपिक मैक्सिमम बनते हैं, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो बाकी इस पूरे के पूरे एक्ट में कुछ जनरल बातें की गई हैं जिनको याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका सिविल सर्विस रूल्स 1974 खत्म हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इस लेक्चर को आप 2 से 3 दफ़ा सुनेंगे तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। और अगर सिविल सर्विस रूल्स आपके पास पीडीएफ में है या बुक फॉर्म में है, वहां पर से आप रूल्स पढ़ेंगे तो जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, आपका फर्दर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा।
अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहते हैं कि क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, तो क्वेश्चन सीनियोरिटी का आ सकता है, प्रमोशंस का आ सकता है, अपॉइंटमेंट्स का आ सकता है, एड हॉक का आ सकता है, सीनियोरिटी ट्रांसफर का आ सकता है, री एम्प्लॉयमेंट का, और परफॉर्मा प्रमोशंस और प्रमोशंस का। ये 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और इस रूल्स में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत डीप जाकर रूल्स 74 के रूल्स पढ़ना चाहते हैं, आपके पास 6 महीने साल का पूरा टाइम है, आप एक सिविल प्रैक्टिशनर लॉयर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको एक एक चैप्टर को, ये पूरा एक एक चैप्टर है, फिर आप पूरे एक एक चैप्टर को आपको डिटेल से पढ़ना होगा। और उसके साथ जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जो प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल, सिविल फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उनको भी आपको पढ़ना होगा। ये फिर इसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 साल दरकार है, अगर आप उसका सिविल सर्विस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर आप लॉयर नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपका काम हो चुका है, फिर आपको जितना आपने पढ़ लिया काफ़ी, आपको मजीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एंड पर मैं आपको कहता चलूँ कि फिर भी आप एक दफ़ा सिविल सर्विस के जो रूल्स हैं 90 PDF में ओरिजिनल बुक फॉर्म में, उसको एक दफ़ा पढ़ लें, ताकि आपको वहाँ पर जो अल्फाज हैं उनके मीनिंग्स वगैरह सबको क्लियर हो जाएं, और ताकि आप एग्ज़ाम में भी कुछ लिख सकें। और दूसरी बात, पेपर में लिखना कैसे है, क्या जो सेम टू सेम अल्फाज लिखे हुए हैं PDF में या जो बुक फॉर्म में, वो ज़रूरी हैं? वो ज़रूरी नहीं है। अगर सीनियोरिटी के 8 से 7 पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं आपकी समझ में आ गए हैं, उनको अपने अल्फाज में लिख दें, आपका सवाल क्लियर हो गया है। ठीक है, इसी तरह से एडहॉक के जो इश्यूज हैं, जो परफॉर्मा प्रमोशंस की बात मैंने की है, इनको जस्ट अपने पॉइंट्स में लिख दें, तो आपका सब्जेक्टिव नेचर का पूरा सवाल अटेम्प्ट हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंड? तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इसके अलावा अगर आपको सिविल सर्विस रूल्स के बारे में किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, कोई कन्फ्यूजन है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, यूट्यूब का जो मेन एक पेज होता है जो आपको नज़र आता है जब आप सर्च करते हैं, तो वहाँ ऊपर लिखा हुआ है मेरा व्हाट्सएप नंबर फॉर गाइडेंस। तो व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, फिर इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।